गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमने हाइगेन थ्योरी से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ लिया था। हमने अब इसका नेक्स्ट फिनोमेना है इंटरफेरेंस, वो पढ़ना है। देखो, इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले आपको एक 11th का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने क्या बोला था कि जब क्या हो, टू और मोर देन टू वेव्स किसी पॉइंट पे जाके सुपर इंपोज करती है, मतलब एक वेव दूसरी वेव के ऊपर जाके सुपर इंपोज हो, दोनों वेव्स मिले या मोर देन टू वेव्स आपस में मिले, तो उससे क्या बनती है, एक रिजल्टेंट वेव बनती है। और जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मोर देन टू वेव्स किसी पॉइंट पे जाके सुपर इंपोज करती है तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है, जो नई वेव बनती है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों जो वेव्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वेव के डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कोई वेव जा रही है, ये पहली वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड है या इस टाइम पे y1, और दूसरी वेव है, ठीक है, ये दूसरी वेव है, उसका डिस्प्लेसमेंट है इस जगह में, इसी पॉइंट पे y2। अब ये दोनों वेव्स जब आपस में मिली, ये पहली और दूसरी, तो इनसे जो रिजल्टेंट वेव बनी वो कैसी बनी, कुछ ऐसी सी दोनों सेम डायरेक्शंस में थी, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गए, तो नई वेव ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली बनी। इसके बाद ये दूसरा केस देख लो, ये पहली वेव थी ऐसे, ठीक है, और ये दूसरी वेव थी, ये अपोजिट फेज में है, तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट बनेगी वो क्या बनेगी फिर, y इक्वल्स टू y1 माइनस y2, क्योंकि y1 इधर है, y2 थोड़ा सा कम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट क्या बनेगा, नेट ये वाली वेव बनेगी जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, y1 माइनस y2। अब ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जब इंटरफेरेंस में इसको अपने अप्लाई करेंगे तो आप और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ डेफिनेशन होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में वेव कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, ठीक है, जैसे 1 2, मैं बोलूं 1 सेकंड तक इतने साइकिल हुए, तो 1 सेकंड में कितने साइकिल हुए, 1 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्स, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। इसके अलावा एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज ये एक वेव है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, इस पॉइंट पे, ये देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव का एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है। वैसे ये भी क्या होगा, यह भी एम्पलीट्यूड ही है, ये -a से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद एक होती है वेवलेंथ क्या होती है, वेव 1 साइकिल कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतनी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, एम्पलीट्यूड होगा, एक होता है टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 1 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो आई होप आपको ये डेफिनेशंस आती थी, नहीं आती थी तो रिवाइज हो गई है। अब इंटरफेरेंस को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस की पहले डेफिनेशन सुनना। देखो, डेफिनेशन में आपको कुछ समझ आएगा, ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, तब आपके माइंड में प्रैक्टिकली पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाएगी कि इंटरफेरेंस है क्या, ठीक है। विजुअलाइजेशन बाद में आएगा। अब इंटरफेरेंस क्या होता है कि चलो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।